अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि एक प्रेस्क्राइब्ड डोजेज फॉर्म होती है जिसके थ्रू हम लोग मेडिसिन जो है वो स्प्रे की फॉर्म में बनाते हैं या फिर यूज़ करते हैं या पेशेंट तक पहुंचाते हैं, कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। ये जो टेक्निक है, ये जो तरीक़ेकार है, ये हम मेडिसिन के केस में भी यूज़ करते हैं और मेडिसिन के अलावा हमारी कॉस्मेटोलॉजी में भी यूज़ होती है। और इसके अलावा बहुत बहुत ही ज़्यादा बहुत केमिकल इंडस्ट्रीज जो हैं इसको यूज़ करती हैं। अब हमने जो पढ़ना है दैट इज इनहेलेशंस। इनहेलेशंस जो हैं उन ड्रग्स की बनाई जाती हैं। इनहेलेशंस, सबसे पहले इनहेलेशन क्या है? इनहेलेशन कोई ऐसी ड्रग है जो कि आप नोज के थ्रू लेते हो या आप ओरल कैविटी के थ्रू लेते हो, लेकिन डायरेक्ट आपके रिस्पायरेटरी रूट में वो जाता है। ओरल कैविटी के थ्रू आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जा रहा बल्कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहा है। या तो आप नाक के थ्रू जो है सांस लेके उसको लंग्स तक लेके जा रहे हो, अपने फेफड़ों तक लेके जा रहे हो, या मुंह के थ्रू उसको लेकर अपने लंग्स तक लेके जा रहे हो, फेफड़ों तक लेके जा रहे हो। आप उसको खा के अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं लेके जा रहे। बहुत सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि केमिकली अनस्टेबल होती हैं। जब वो बॉडी के अंदर जाएंगी, जीआईटी उनको खराब कर देता है, आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। स्टमक आपका एसिडिक है, इंटेस्टाइन्स आपकी बेसिक है, तो आपकी मेडिसिन जो है इस तरीके से बड़े तरीकों से खराब हो जाती है, अनस्टेबल होती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम उस ड्रग को इनहेल करते हैं। डायरेक्ट हम उसको अपने लंग्स में लेके जाते हैं जहां से वो जो है ब्लड कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज हो जाती हैं। एक तो इसमें ये फायदा ये है कि ऐसी ड्रग्स जो कि अनस्टेबल हैं या ऐसी ड्रग्स जो कि वोलेटाइल हैं, जिनका अवेपोरेशन बड़ी जल्दी हो जाती है, वो इस तरीके से हम बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं। दूसरा ये कि इनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बड़ी जल्दी आ जाता है। मतलब आपने जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर कराई, कुछ ही देर के अंदर उसका असर होना शुरू हो जाता है। बल्कि जब हम ओरल रूट के साथ लेके जाते हैं तो हमें हमारा मैक्सिमम टाइम जो है 20 मिनट्स है। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में, स्टमक में कितना फूड कंटेंट है। अगर आपका फूड कंटेंट जो है वो ज्यादा है, आपका स्टमक भरा हुआ है खाने से, और आपकी जो ड्रग है वो खाने के साथ जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होती, तो फिर आपकी ड्रग जो है वो तो उसकी अब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट होगा। तो इस वजह से इसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है। और इसके अलावा वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो होते हैं उसके लिए भी ये फायदेमंद है, हम इनहेल कर सकते हैं उस ड्रग को। इनहेलेशंस जो होती हैं वो पाउडर फॉर्म के अंदर भी हम लोग बॉडी के अंदर एंटर करवा सकते हैं, और वो लिक्विड फॉर्म के अंदर भी बॉडी के अंदर एंटर करवा सकते हैं। उसके अलावा जो है ये जो इनहेलेशंस होती हैं ये लोकल इफेक्ट के लिए भी होती हैं और सिस्टेमिक एक्शन के लिए भी होती हैं। लोकल इफेक्ट होता है मतलब जहां पे आप एंटर करवा रहे हो सिर्फ और सिर्फ उस इफेक्ट के लिए, और सिस्टेमिक इफेक्ट मतलब पूरी की पूरी बॉडी के लिए। और इनहेलेशन जो है वो अगर लोकल इफेक्ट के लिए, जैसे इनहेल किया आपने, नोज आपका क्लॉग्ड है, कंजेशन हुई है, नाक आपका बंद है, आपने नेजल कंजेशन यूज करने के लिए आपने नेजल इनहेलर लिया है, उसने जो है आपकी सिर्फ उस स्पेसिफिक जगह मतलब नोज की कंजेशन को खत्म कर दिया है। आपका नाक जो है वो फिल वक्त के लिए आपका उधर से एयरवे ओपन हो गया, ये है लोकल इफेक्ट। और जब हम लोग करते हैं सिस्टेमिक इफेक्ट, तो इन केस ऑफ एस्थमेटिक पेशेंट्स वो इनहेलर्स यूज करते हैं, या फिर जो है वो इस तरीके से बॉडी के अंदर ड्रग इनहेल करके लेके जाते हैं कि डायरेक्टली जो है वो उनके लंग्स तक जाती है, और लंग से उनके ब्लड में जाएगी, और ब्लड से पूरी की पूरी बॉडी के अंदर वो ड्रग फैलती है। और मोस्टली इस केस के अंदर जो है वो स्टेरॉइड्स या उसके अलावा जो है बीटा एड्रीनर्जिक ड्रग्स होते हैं कुछ, उनको यूज करते हैं वो। तो अब इसके अंदर जो है ये सिस्टेमिक एक्शन है। सिस्टेमिक एक्शन मींस फुल बॉडी के अंदर एक्शन आ रहा है। अब इनके अंदर कहा जा रहा है कि इनहेलेशन जो है दे आर यूज्ड इन वेरियस वेज। वो इंग्रेडिएंट जो कि वोलेटाइल हैं एट रूम टेम्परेचर। वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर का क्या मतलब है? वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर का मतलब है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर आप उनको ओपन कर दो, मतलब उनको कोई लिड नहीं आपने लगाई, उनको ओपन करके रख दो, तो वो अवेपोरेट हो जाएंगे। तो ऐसी प्रिपरेशंस जो हैं उनको हम लोग कोई अब्जॉर्बेंट पैड उनके ऊपर रखते हैं और फिर उनको इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अवेपोरेट ना हो जाए। उसके अलावा जो है इनको इसके अलावा जो है इन प्रिपरेशंस को हम वार्म वाटर के अंदर डाल के उनके फ्यूम्स भी इनहेल कर सकते हैं। जैसे जब आप लोग जो है निबलाइज करना, ये चीज बताई जा रही है। उसके अलावा जो है कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें इनहेलर्स जो हैं, इनहेलेंट्स जो हैं, उनमें एक ड्रग नहीं होता बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स होते हैं जो उनके स्पेसिफिक मेडिकेटेड एक्शन के लिए आप यूज करते हो। अब एक ये पहले जमाने में अब ये होते थे, अब तो बहुत एडवांस जो हैं आ चुके हुए हैं इनहेलर्स। तो इसके अंदर जो है ये कैनिस्टर जिसके अंदर आपकी ड्रग होगी, ये जो है इसका माउथ पीस है, इसको मुंह में रखना है और फिर आपने प्रेस करना है। तो आपका ड्रग जो है वो आपकी बॉडी के अंदर मीटर्ड फॉर्म में आता है, मतलब एक दफा प्रेस करेंगे तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी के अंदर आएगी, और उसको आप इनहेल करते हो। इसको पीना नहीं होता, डाइजेस्टिव कैविटी में नहीं लेके जाना, बल्कि इसको इनहेल करना है, सांस लेना है, ताकि वो आपकी किधर एंटर हो, आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर एंटर हो।
उसके अलावा जो है, जब हम स्प्रेज की बात करते हैं तो स्प्रेज भी उसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। और इस स्प्रेज की जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है जो जो हम लोग घरों में नेबुलाइज करते हैं, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्प्रेज। ये एक्वस भी हो सकते हैं, ऑयली भी हो सकते हैं, इनके अंदर जो ड्रग है वो कोर्स ड्रॉपलेट भी हो सकते हैं या फाइनली डिवाइडेड भी होते हैं। मतलब ये आपके ड्रग के पार्टिकल साइज का बता रहे हैं कि जो उसका पार्टिकल साइज है वो कोर्स पार्टिकल भी हो सकता है और फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल भी हो सकता है। कोर्स पार्टिकल बड़ा पार्टिकल होता है, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल छोटा पार्टिकल होता है। उसके अलावा जो है ये जाकर डायरेक्टली नेजल कैविटी के ऊपर या फिर आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की फेरेंस है उसके ऊपर या फिर स्किन के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज पढ़ लीजिएगा बच्चे, ये वही चीजें हैं जो कि हमने ऊपर पढ़ी हैं। सेम चीज को उन्होंने डिफरेंट लाइंस में लिखा हुआ है, अगर ये नहीं समझ आएगी तो फिर पूछ लीजिएगा। सेम चीज है, रेपिटेशन वाली बात है। अब जो मेन चीज है ना जो हमने आज करनी है, ये करके आप लोगों की डोजेज फॉर्म की एक कैटेगरी खत्म हो गई है। लिक्विड डोजेज फॉर्म उन्होंने बताई, फिर उसके बाद एरोसोल्स बताए। अब हमारे पास आती हैं पेरेंट्रल्स या इंजेक्शंस। पेरेंट्रल्स जो है एक कॉमन वर्ड है, इसके अंदर तमाम किस्म के इंजेक्शन आ जाते हैं थ्रू नीडल। जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई मेडिसिन हम एंटर करवाते हैं थ्रू नीडल तो उसको क्या कहेंगे, पेरेंट्रल। क्या कहेंगे उसको, पेरेंट्रल। लोगों को ना इंजेक्शन समझ आ जाता है, कोई आपसे पूछे ना इंजेक्शन का रूट बताएं या फिर इंजेक्शन की टाइप्स बताएं तो वो लोग बता देते हैं, चाहे आईवी भी है, आईएम भी है, दिल में भी लगा देते हैं। मूवीज देखी होती हैं, दिल के अंदर डायरेक्ट लगाते हैं और साथ फिर शॉक्स देते हैं, वो लोगों ने सीपीआर करते हुए देखा होता है। तो हर कोई एग्जाम्पल बता देता है, लेकिन अगर कोई यही सवाल थोड़ा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में पूछा जाए ना कि पेरेंट्रल के जो है वो थोड़ी प्रिपरेशंस के नाम बता दें या पेरेंट्रल्स क्या होते हैं बता दें, तो किसी मतलब आप को समझ नहीं आती। अभी भी जब आप पढ़ना शुरू करोगे, अच्छा हम इंजेक्शंस पढ़ रहे हैं, इंजेक्शन के फायदे पढ़ रहे हैं, इंजेक्शन के नुकसान पढ़ रहे हैं, इसकी फॉर्मुलेशन पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ पढ़ लिया हमने, आप उसका दूसरा नाम अक्सर नोटिस करना भूल जाते हो। आप में से अगर कोई एक्सपीरियंस नर्स या फिर कोई मेडिकल फील्ड में है तो उसको याद रहेगा, जो नॉर्मल बच्चा है वो नहीं याद रख पाता। तो पेरेंट्रल्स जो हैं ये वो इंजेक्शंस होते हैं या ये वो प्रिपरेशन होती हैं जो कि हम थ्रू इंजेक्शन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। ये स्टेराइल होती हैं, इनके अंदर कोई जरासीम नहीं होता। ये पायरोजन फ्री मीन्स, पायरोजन फ्री का भी मतलब है कि इसके अंदर कोई जरासीम नहीं है। अगर हम पायरोजन को एक्सप्लेन करना शुरू हो जाएंगे पायरोजन क्या है, किस किस्म का जरासीम है, तो बड़ी डिटेल में बात चली जाएगी। तो पायरोजन भी जरासीम को ही कहते हैं। स्टेराइल है, कोई जरासीम नहीं है, पायरोजन फ्री है मतलब कोई जरासीम नहीं है। और सस्पेंशन, या तो ये सोल्यूशन हो सकते हैं या सस्पेंशन हो सकते हैं। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि हमारी बॉडी के अंदर हम सस्पेंशन भी जो है इन द फॉर्म ऑफ आईवी बॉडी के अंदर या आईवीएम हम सब जो है वो एंटर करवा सकते हैं। अगर आईवी के थ्रू हम एंटर करवा रहे हैं तो हम डाइल्यूट करके एंटर करवाएंगे, मतलब ड्रिप के अंदर लगवाएंगे उस इंजेक्शन को। और अगर हम लोग इसको डायरेक्ट इस इंजेक्शन को लगाएंगे बॉडी के अंदर तो फिर आईएम रूट से लगाएंगे। तो ये एक्वस भी हो सकते हैं और ये ऑयली भी हो सकते हैं, और इनका मेन काम ये होता है कि हम इसको डायरेक्टली थ्रू नीडल आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है। अब जैसे हम ऑरल रूट से मेडिसिन खाते हैं तो उसको ब्लड तक पहुंचने में टाइम लगता है। अगर हम लोगों को इमरजेंसी केस में या फिर इन केस ऑफ इमरजेंसी या फिर इन केस ऑफ बहुत जल्दी आपको इफेक्ट चाहिए, आप नहीं वेट कर सकते एक बंदे को जो है कोई पॉइजन बॉडी के अंदर चला गया है और आप ये नहीं वेट कर सकते कि 15 मिनट लगेंगे तो एंटीडोट की गोली खा लो और एंटीडोट का असर होगा 15 मिनट बाद। तो इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर ऐसा नहीं होता, आपको पेशेंट को इंस्टेंट जो है वो थेराप्यूटिक इफेक्ट चाहिए होता है। तो इन केस ऑफ दैट हम लोग इंजेक्शंस लगाते हैं। और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि जो आपके ओरल फॉर्म में है ही नहीं, वो ओरल फॉर्म के अंदर स्टेबल नहीं होते, तो उनके सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन होते हैं। और कभी आप नोट करो कि अगर ओरल फॉर्म में कोई ड्रग है तो उसका डोज डिफरेंट होता है, और वही ड्रग अगर आपको इंजेक्शन फॉर्म में लगे तो उसका डोज डिफरेंट होता है। जैसे ओरल फॉर्म में आप ड्रग खाते हो तो पैरासिटामोल को ही देख लो, ओरल फॉर्म में अगर आप ड्रग लोगे पैरासिटामोल तो आप अप टू एक टाइम के अंदर 2 गोलियां खा सकते हो ना, तो 1000 mg तक आप ले सकते हो। लेकिन एक टाइम के अंदर आप जो, चलो एक गोली की बात करते हैं, सिंगल डोज क्या है 500 mg। अब यही अगर आप इंजेक्ट पैरासिटामोल के इंजेक्शन की तरफ जाओ, वो जो छोटी सी बॉटल सी मिलती है डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर, अगर उसको देखो तो वो 500 mg की नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब आप लोग ओरल रूट से मेडिसिन लेते हो तो सबसे पहले आपके स्टमक में जाएगी, देन आपके स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जाएगी। इंटेस्टाइन में जब आपकी ड्रग एब्जॉर्ब होगी ना, एब्जॉर्ब होके डायरेक्ट ब्लड के अंदर नहीं जाती, एब्जॉर्ब होके ये मेडिसिन सबसे पहले जाती है लिवर के पास। लिवर के पास जाके ये मेडिसिन टूटती है,
पूरी नहीं टूटेगी, थोड़ी बहुत टूट जाएगी, और फिर लिवर से ये ब्लड के अंदर जाती है। तो ये जो रूट है जिसमें ड्रग जो है बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होकर सबसे पहले लिवर के पास जा रही है, देन ब्लड के अंदर एंटर हो रही है, इस रूट को कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। क्या कहते हैं? फर्स्ट पास इफेक्ट। तो ड्रग सबसे पहले फर्स्टली पास कहाँ से हो रही है? लिवर से पास हो रही है। तो लिवर में ही मेटाबोलाइज करती है। लिवर हमारी बॉडी में है ही डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, हर केमिकल को मेटाबोलाइज करना होता है लिवर ने। तो लिवर में जाके ये टूटेगी, और फिर जब ये बॉडी के अंदर एंटर होगी ना, तो ये उस डोज पे एंटर होगी, थोड़े डोज पे एंटर होगी। जैसे कि जो आपका पैरासिटामोल का वन टाइम थेरेप्यूटिक डोज है ना, वो 325 mg है। 300 mg तक असर होना शुरू हो जाता है। तो हम 500 mg क्यों लेते हैं? हम 500 mg इसलिए लेते हैं, औरल अगर लेना हो, क्योंकि लिवर थोड़ा बहुत उसको तोड़ देता है। लेकिन लिवर इतना नहीं तोड़ता कि आपकी ड्रग जो है वो सब स्टैंडर्ड या सब थेराप्यूटिक हो जाए, उसका कोई असर ही ना हो। हम लोग फॉर्मुलेट ही इसको कंसिडर करके फॉर्मुलेट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कंसिडर करके फॉर्मुलेट करते हैं कि जो आपकी ड्रग है वो सबसे पहले आपके स्टमक से इंटेस्टाइन में जब जाएगी, इंटेस्टाइन से सबसे पहले लिवर में एब्जॉर्ब होगी, लिवर में जाएगी, लिवर में जाके थोड़ी बहुत टूटेगी, देन लिवर जो है उसको आगे ब्लड के अंदर एंटर करेगा, और फिर जब वो ब्लड में जाएगी तो फिर अपना असर दिखाएगी। लेकिन इन केस ऑफ आईवी, आप डायरेक्ट ब्लड के अंदर इंजेक्शन लगा रहे हो, ठीक है? जब आप डायरेक्ट ब्लड के अंदर इंजेक्शन लगाते हो तो फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं आता। फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं आता। तो फिर फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं आएगा तो फिर हमें इतना ज्यादा डोज देने की जरूरत नहीं है। दैट इज वाई ओरल केसेस के अंदर आपकी जो टेबलेट्स या कैप्सूल या ओरल मेडिसिन है उसका डोज डिफरेंट होता है, और आपके आईवी मेडिसिन का जो पेरेंट्रल्स है उन मेडिसिन का डोज डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि वो 500 mg है तो आप बड़ा डोज खिला रहे हैं, और इंजेक्शन लगाएंगे तो छोटा डोज का इंजेक्शन लगाएंगे, दर्द होगी ज्यादा बॉडी को, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी कि अंदर से जब ये फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाता है इन केस ऑफ पेरेंट्रल, तो आपको इतने मैक्सिमम डोज की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा जो है जो पेरेंट्रल है उनका फायदा, सबसे पहले तो हम लोगों ने देखना है कि अगर हम इसको बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट ब्लड में एंटर कर रहे हैं, तो एक तो स्टेराइल हो, इसके अंदर किसी भी किस्म का जरासीम ना हो, या जरासीमों के मतलब समटाइम ये होता है कि हम जब स्टेरलाइजेशन करते हैं तो एक किस्म की ऐसी स्टेरलाइजेशन है जिसमें हम पैकिंग करके स्टेरलाइजेशन करते हैं। तो जो स्टेलाइज के मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी प्रिपरेशन के अंदर है, और प्रिपरेशन की सील कर दी है, और सील करने के बाद उसकी स्टेलाइजेशन की है, तो जब सील करने के बाद स्टेलाइजेशन किया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर तो गया लेकिन प्रिपरेशन के अंदर ही है, इनएक्टिव है लेकिन आपकी प्रिपरेशन के अंदर ही मौजूद है। तो उसकी डेड बॉडी या फिर उसका लगा लो उसके मेटाबोलाइट या उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसके अंदर ही मौजूद हैं। वो कहलाते हैं पायरोजेंस। वो क्या कहलाते हैं? पायरोजेंस। तो इंजेक्शन के केस में ये पायरोजेंस भी मौजूद नहीं हो सकते। सिरप के केस में पायरोजन हो जाए तो वो सिरप तो हम लोगों ने, आप लोगों ने पीना है, उसको स्टमक में लेके जाना है, अगर ये कोई पायरोजन है तो इनएक्टिव, लेकिन जब आपकी बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर जाएगा तो स्टमक का एसिड उसे खत्म कर देगा, तो आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता। कुछ प्रिपरेशंस के अंदर पायरोजन्स जो है वो अफेक्ट नहीं करते। लेकिन इन केस ऑफ आईवी इंजेक्शंस या पेरेंट्रल्स, जिनके अंदर आपने थ्रू इंजेक्शन डायरेक्ट आप ब्लड के अंदर लेके जा रहे हो अपनी मेडिसिन, तो उसमें आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी या पायरोजन या उसके प्रोडक्ट भी नहीं लेके जाने। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली तौर पे खत्म हो गया, लेकिन फर्ज करें कि उसका जो है न्यूक्लियस रह गया, दैट इज पायरोजन। उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रह गया, दैट इज पायरोजन। मतलब कि उसका कोई भी कोई बॉडी पार्ट या उसका कोई प्रोडक्ट रह जाए, या फिर उसका कोई स्पोर रह जाए, तो ये पायरोजन है। तो आपके इंजेक्शन जो है वो स्टेराइल भी होने चाहिए और पायरोजन फ्री भी होने चाहिए। अब कुछ इंजेक्शन को भी आप गौर से देखो, एम्प्यूल वगैरह पे कुछ पे स्टेराइल लिखा होता है और कुछ पे दोनों लिखा होता है, स्टेराइल भी लिखा होता है और पायरोजन फ्री भी लिखा होता है। तो ये डिफरेंस है। पायरोजन उसके बाय प्रोडक्ट्स भी नहीं है, और स्टेराइल मतलब कि बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव फॉर्म में नहीं है। देन कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, और इट शुड बी आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड्स। आइसोटोनिक होना चाहिए मतलब इसके अंदर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं उनकी सॉल्ट कंसंट्रेशन के इक्वल होनी चाहिए, एंड दैट इज 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के इक्वल। उसके अलावा मल्टीपल इंजेक्शंस जो होते हैं जैसे वायल्स होती हैं, अब ये यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने एम्प्यूल दिखाया हुआ है, ये सिंगल डोज है, इसको आप यहाँ से ब्रेक करते हो और सिंगल डोज कंप्लीटली तौर पे यूज कर लेते हो। बट इन केस ऑफ वायल्स, अब ये वायल है, इसके ऊपर ये रबर रबर का कैप होता है, और इसके अंदर मल्टीपल डोज होते हैं, मतलब कि 10-15 डोज लगा लो इसके अंदर अगर मौजूद है। तो इधर से इंजेक्शन की सिर्फ नीडल अंदर आती है, और डोज लेते हैं और नीडल को बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको वायल कहते हैं। वायल्स जो होते हैं ना बच्चों, इनके अंदर हम प्रेजर्वेटिव जरूर डालते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपकी नीडल अंदर आ रही है तो नीडल के साथ कोई जरासीम भी आ सकता है। अगर गलती से खुदा ना खासा कोई जरासीम अंदर आ गया है तो आपकी प्रिपरेशन को खराब कर देगा। तो दैट इज वाई अगर इसके अंदर प्रिजर्वेटिव होगा, तो अगर गलती से जरासीम अंदर आ गया तो वो प्रिजर्वेटिव उस जरासीम को खत्म कर देगा।
तो इन द केस ऑफ मल्टीपल डोजेज फॉर्म, मतलब ये मल्टीपल डोज है ना, इसमें ज्यादा डोज है, तो मल्टीपल डोज जब भी होता है इन केस ऑफ वायल्स तो इसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं, और इन केस ऑफ सिंगल डोजेज फॉर्म एम्प्यूल के अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होता। और ये चीज मैंने आप लोगों को बताई भी थी कि आप लोगों के जो इंजेक्शन होते हैं उनके अंदर कलरिंग एजेंट हम नहीं डालते, आपके इंजेक्शन कभी भी आर्टिफिशियली कलर्ड नहीं होते। फिर हम लोग अगर फायदे और नुकसान की बात करें तो इंजेक्शन के फायदे, ऑनसेट ऑफ एक्शन बड़ी जल्दी है, मतलब आपको बड़ी जल्दी असर हो जाएगा, आपको 1 to 2 कार्डिक आउटपुट के अंदर, कार्डिक बीट्स के अंदर आपका असर शुरू हो जाता है। वन कार्डिक आउटपुट लाइट लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी 0.8 सेकेंड्स के अंदर आपकी एक कार्डिक साइकिल होती है। तो 0.8 सेकेंड्स के अंदर बच्चों आपकी जो है एक कार्डिक साइकिल का मतलब है कि 2 to 3 कार्डिक साइकिल के अंदर आपका पूरा ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर जाता है बॉडी के अंदर। तो 2 to 3 मतलब 2 to 3 सेकेंड्स मैक्सिमम आप लगा लो कि 10 से 15 सेकंड के अंदर आपकी ड्रग का असर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा अनकॉन्शियस है या कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको मुंह से तो दवाई नहीं दे सकते, खिला तो नहीं सकते, तो उसको हम इंजेक्शन लगाएंगे। कोई पेशेंट जो कॉपरेट नहीं कर रहा, वो गोलियां खा ही नहीं रहा, वो टेबलेट नहीं ले रहा, वो सिरप नहीं पी रहा, वो कैप्सूल नहीं ले रहा, तो फिर उसको इंजेक्शन लगाएंगे। कोई ऐसा ड्रग है जिसका हमें ज्यादा देर के लिए असर चाहिए, इस प्लान को अंडरलाइन कर लें, प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए अगर हमें कोई ड्रग चाहिए, असर चाहिए, तो हम उसको आईएम रूट से देते हैं। क्योंकि जो अक्सर कभी आप देखो कि अगर आपके बाजू पे इंजेक्शन लगता है तो वहां से थोड़ी देर के लिए सूज जाती है वो जगह, फिर ज्यादा दर्द होती है तो कहते हैं इसको बर्फ लगाओ। तो उसमें ये होता है कि जो आपकी ड्रग है वो आपके मसल में थोड़ी देर के लिए स्टे करती है, और थोड़ा थोड़ा करके वो आपके ब्लड के अंदर एंटर होती है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके जो आपके ब्लड के अंदर एंटर हो रही है और ये जो स्टे कर रही है, इससे क्या होता है, ड्रग का एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है, मतलब ड्रग ज्यादा देर के लिए असर करती है। डायरेक्टली सारा का सारा ड्रग अगर आपने बॉडी के अंदर डाल दिया तो वो 2 घंटे के लिए असर करे, लेकिन अगर आपने आईएम दिया है तो 2 घंटे में तो जरूरी नहीं कि आधा ड्रग भी आपके ब्लड के अंदर गया है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो डिजोल्व होकर आपके ब्लड के अंदर एंटर होता है। तो ये रूट जो है उन ड्रग्स के लिए है जो कि जीआईटी में जाके, जीआईटी के एंजाइम्स की वजह से या जीआईटी की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की पीएच की वजह से या एंजाइम्स की वजह से खराब हो जाए जो ड्रग्स, उनके लिए भी हम लोग इंजेक्शंस का यूज करते हैं रूट। और उसके अलावा जो है अप टू 4 लीटर तक आप एक बॉडी के अंदर 24 घंटे के अंदर एंटर करवा सकते हो फ्लूइड। इसको अंडरलाइन करें कि किधर कितना फ्लूइड 24 घंटों में हम एंटर करवा सकते हैं, अप टू 4 लीटर्स तक पेरेंट्रल रूट से आप बॉडी के अंदर एंटर करवा सकते हो। नुकसान ये है कि अगर आपने गलत इंजेक्शन गलत रूट दे दिया है तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है, आपके लिए जानलेवा हो सकता है। आपने आर्टरी की जगह वेन में लगा दिया, आपने वेन में लगाना था आपने गलत लगा दिया, आपकी जो है कोई आपने बटरफ्लाई लगाई हुई थी, कुछ अरसे बाद वो जो है ना आप 6 घंटे बाद थोड़ी सी डिसलॉज हो गई, गलत हो गया, एयर बबल आ गया, गलत हो गया। तो इंजेक्शन लगाने के लिए ना एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है, कोई एक्सपर्ट बंदा ही लगा सकता है, हर कोई बंदा उठ के नहीं लगा सकता। ठीक है, उसके जिसके पास एक्सपर्टीज है वही लगा सकेगा। लेकिन टैबलेट खाने के लिए कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, सबको पता है कि ये गोली पकड़नी है, फॉइल से निकालनी है, मुंह के अंदर डालनी है, पानी पी लेना है, ठीक है, कैप्सूल निकालना है, मुंह के अंदर रखना है, पानी पी लेना है। तो ये इसका जरा एक नुकसान है कि इसको एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं बॉडी के अंदर एंटर करवाने के लिए। फिर अगर हम फॉर्मुलेशन की बात करें, फॉर्मुलेशन मींस कि एक इंजेक्शन का फॉर्मूले के अंदर कौन कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और कौन कौन से एडिटिव्स मौजूद होते हैं। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट तो वो मौजूद होगा जो कि जिसका इंजेक्शन है, जिसका असर होना है। डोज कौन सा रखना है वो आपकी फार्माकोपिया में लिखा होता है कि इंजेक्शन का कितना डोज होता है। उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर व्हीकल मौजूद हो सकती है। अगर ड्रग सॉलेबल है तो वाटर व्हीकल यूज करेंगे, अगर ड्रग सॉलेबल नहीं है इन केस ऑफ सस्पेंशन तो सस्पेंडिंग एजेंट यूज करेंगे हम। और उसके अलावा अगर ऑयली व्हीकल है तो ऑयली व्हीकल की केस के अंदर, ऑयली व्हीकल मीन्स ऐसे ड्रग जो कि वाटर के अंदर सॉलेबल नहीं होते, उनको उनको ऑयल्स के अंदर सॉलेबल होते हैं। तो हम लोग कौन कौन से ऑयल्स यूज कर सकते हैं, देखें, कॉटन सीड ऑयल यूज कर सकते हैं, पीनट ऑयल यूज कर सकते हैं, सेसमे ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी ऐसी क्वांटिटी नहीं होती, इसकी आइसोटोनिसिटी हमने बरकरार की होती है। ऑयल तो हम यूज करते हैं लेकिन हम इसकी आइसोटोनिसिटी जरूर मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि ऑयल की जो विस्कोसिटी, कंसिस्टेंसी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी जो है हमारी बॉडी फ्लूइड से मैच करके ही उसको एंटर करवाते हैं। आइसोटोनिसिटी सब कुछ मैच करें, आप खुद से ना कभी ऑलिव ऑयल के टीके लगाना शुरू कर देना, प्रॉपर एक फॉर्मुलेशन बनती है जिसके अंदर हम सोलेबलाइजिंग एजेंट्स ऐड करते हैं, स्टेबलाइजर्स ऐड करते हैं, बफर्स ऐड करते हैं, एंटीबैक्टीरियल मतलब प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, आइसोटोनिसिटी एडजस्टर्स मतलब आइसोटोनिक बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड या इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं, वेटिंग, सस्पेंडिंग एंड एमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करते हैं। वेटिंग एजेंट जो है बेटा ये सोलेबलाइजिंग एजेंट्स भी कहलाते हैं, जो है सोलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। सस्पेंडिंग एंड एमल्सिफाइंग एजेंट्स, अगर आपकी सस्पेंशन बन रही है इंजेक्शन तो आप सस्पेंडिंग एजेंट यूज करेंगे, और अगर आपकी जो
आपकी जो इंजेक्शन है वो इमल्शन की फॉर्म में बन रहा है, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे। अब ये पॉइंट मैंने आप लोगों को 3 से 4 दफा रिपीट किया है कि कलरिंग एजेंट यूज नहीं होते, इसको अंडरलाइन कर लें। ये 2 दफा एमसीक्यू में भी पेपर्स में आया हुआ है कि कलरिंग एजेंट कौन सा बेस्ट यूज होता है। अब ये हम लोगों ने फॉर्मुलेशन पढ़ी है। अब फॉर्मुलेशन को मैन्युफैक्चरिंग से कभी भी आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। फॉर्मुलेशन होती है मेडिसिन का फॉर्मूला, जिसके अंदर चीजें आती हैं, उसका फॉर्मूले में आती हैं उसका एक्टिव और उसके एक्सीपिएंट्स। मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं वो प्रोसीजर, वो स्टेप्स जिससे उसको बनाते हैं। स्टेप्स मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, उसको किस तरीके से, किस किस ऑपरेटर्स के साथ, कौन कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करके हमने मैन्युफैक्चर किया है। तो कह रहे हैं सबसे पहले आपने तमाम चीजों को वॉश कर लेना है, फिर आपने जो ऊपर फार्मूला बनाया था उस तमाम चीजों को कलेक्ट कर लेना है और उनको कंपाउंड करवाना है। मतलब कि उनकी जो स्पेसिफिक परसेंटेजेस हैं, फर्ज करें ये कहा ये 2 ग्राम चाहिए, ये 15 ग्राम चाहिए, ये 10 ग्राम चाहिए, ये 100 ग्राम चाहिए, ये 10 लीटर चाहिए, जो भी है उसको आपने कंपाउंड करवा लेना है, वे करवा लेना है। फिर आपने सब चीजों को मिक्स करके उसको फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद आपने उसको फाइनल कंटेनर में डाल देना है। कंटेनर में डालने के बाद जैसे ये एम्प्यूल हो गया, कंटेनर में डालने के बाद इस एम्प्यूल को आपने सील कर देना है। मतलब आपने पहले सबसे पहले आपने चीजों को साफ किया, वो तमाम मशीनें, हर चीज जिसके अंदर पैकिंग करनी है, जिससे बनाना है, सबको क्लीन किया। फिर जो चीज बनानी है उसकी फॉर्मुलेशन के फॉर्मूले को सारे को इकट्ठा किया, उसको डिस्पेंस किया, उसको मिक्स किया, उसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद आपने उसको जो है उसके वायल्स के अंदर या फिर जो भी आपकी मटेरियल था, जो जिस तरीके से भी आपको इंजेक्शन मिल रहा है, उस इंजेक्शन के पैकिंग के अंदर आपने डाल के उसको सील कर लिया। सील करने के बाद स्टेरलाइजेशन करते हैं। और स्टेरलाइजेशन कुछ प्रिपरेशंस की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फिल्ट्रेशन में निकल जाते हैं, और अगर कोई बचा बचाया रह गया तो वो स्टेरलाइजेशन में खत्म हो जाता है। देन आप उसकी लेबलिंग एंड पैकेजिंग करते हैं, एंड देन उसके बाद जो है एवेलुएशन में टेस्टिंग आ जाती है। और उसके अंदर पार्टिकल साइज एवेलुएशन भी आता है, और उसके अलावा लाइट के अंदर भी आप उसको देखते हो। तो काफी एवेलुएशन, मतलब क्वालिटी एवेलुएशन में क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट लगा लें आप। फिर थोड़ी पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो 2 तरीके से आपके जो इंजेक्शन पैक होते हैं, एक सिंगल डोज उनको एम्प्यूल भी कहते हैं, और एक मल्टीपल डोज उनको वायल कहते हैं। एम्प्यूल ये होता है बच्चों, इसके अंदर सिर्फ एक टाइम का डोज होता है। ऐसा नहीं है कि तोड़ के थोड़ा इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा अगले दिन इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा उससे अगले दिन इस्तेमाल कर लिया। इसको तोड़ते हैं, इधर नेक से इसको ब्रेक करेंगे, और उसके बाद सारा का सारा डोज जो है वो इंजेक्शन के अंदर ले लेते हैं। और सिंगल डोज होता है, इसको रीसील नहीं कर सकते, और इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होता। मल्टीपल डोज या वायल्स जो होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि ये रबड़ लगी होती है इंजेक्शन के थ्रू, जो है वो नीडल के थ्रू आप इसके अंदर से एक टाइम का जो है ले लेते हो, जो भी आपका डोज है। और वो डोज वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। समटाइम कुछ पेशेंट्स को कम चाहिए होता है, कुछ को ज्यादा चाहिए होता है। इस वजह से जो है वो पेशेंट एज, पेशेंट वेट के हिसाब से वेरी कर सकता है। तो इस वजह से कुछ ये ऐसी ड्रग्स जिनका पेशेंट एज या पेशेंट वेट के साथ से ड्रग वेरी कर सकता है, वो फिर इस फॉर्म के अंदर जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ये एम्प्यूल और वायल आ गए। और उसके बाद कुछ आईवी फ्लूइड्स के नाम जो कि हम लार्ज वॉल्यूम में अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवा सकते हैं, ऊपर हमने पढ़ा अप टू 4 लीटर्स तक हम एंटर करवा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? डेक्सट्रोज इंजेक्शन करवा सकते हैं, सोडियम क्लोराइड का भी इंजेक्शन करवा सकते हैं, मैनिटोल का इंजेक्शन करवा सकते हैं। ये वो ड्रिप्स हैं, जो बड़ी बड़ी ड्रिप्स नहीं आपको मिलती हैं एसिटोनिक सोल्यूशंस की, ये वो हैं। सोडियम क्लोराइड, लैक्टेटेड रिंगर रिंगर मैनिटोल, डेक्सट्रोज सोल्यूशन। हम लोगों का प्रैक्टिकल है, हमने डेक्सट्रोज सोल्यूशंस बनाने हैं 5%, 10%, 15% एंड 7%। ये 4 परसेंटेजेस आप लोगों ने डेक्सट्रोज सोल्यूशन की बनानी है। उसके अलावा आपने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन मतलब नॉर्मल सलाइन भी बनाना सीखना है। ये 2 प्रैक्टिकल्स आप फर्स्ट ईयर में करोगे। लेक्टेटेड रिंगर रिंगर मैनिटोल, ये जो 3 प्रिपरेशंस हैं, ये आप सेकेंड ईयर में फिजियोलॉजिकल सोल्यूशंस बनाना सीखोगे फार्माकोलॉजी के अंदर। हम अपनी बॉडी के अंदर जो है ये आइसोटोनिक सॉल्यूशंस यूज करते हैं। बच्चे ये आप लोगों के इधर तक पेरेंटल्स कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह जो है हम कल के लेक्चर के अंदर यूज शुरू